Hello friends, today we discuss a very important chapter of Indian economy, that is liberalization, privatization and globalization. Please mug up the terms very thoroughly from this chapter because this is very important chapter from your exam point of view also. Further, this chapter is helpful in other subjects like BST, entrepreneurship, etc. Liberalization, privatization, globalization is also called New Economic Liberalization Policy of 1991. It was announced in July 1991 by then Finance Minister Dr. Manmohan Singh under Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao. Now, why did the need for economic reform arise? Economic reform क्यों जरूरी हुआ? देखिए, जो 1950s में पॉलिसी आई थी, it was mainly for public sector, गवर्नमेंट कंट्रोल, वेरी लिटिल फॉर प्राइवेट सेक्टर. उसमें ज़्यादातर सरकारी क्षेत्र में चीज़ें थी. 3 कैटेगरी की इंडस्ट्री थी. कैटेगरी 1 एंटायरली फॉर पब्लिक सेक्टर, 2 पब्लिक सेक्टर विद लिटिल हेल्प फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, कैटेगरी 3 जिसमें कि बहुत थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का था. लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि सबसे पहले हमारी फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट को इकॉनमी भी चलानी होती थी, साथ ही साथ PSUs लॉस में रन कर रहे थे, उनको भी देखना होता था. तो सरकार का टैक्स कलेक्शन उतना नहीं आता था जितने की खर्चे हो रहे थे. तो गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गई थी. देन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा काफ़ी ख़राब हो गया था. 1950s की इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारा फोकस था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी जो भी हम बाहर से ला रहे हैं उसको इंडिया में बनाओ. पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्रूड, जिसे हमें ज़रूरत थी, इंडिया में नहीं आ सकता था. मेडिसिन्स वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे. तो हमारे सारे के सारे एसेंशियल इंपोर्ट थे. एक्सपोर्ट्स पे हमने उतना ध्यान दिया नहीं. तो जब डेफिसिट बढ़ता चला गया तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो गया, जिसका ये परिणाम हुआ हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो कम होते चले गए. इंडिया के पास मुश्किल से 2-3 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया था. तब हमें वर्ल्ड बैंक से हेल्प मांगनी पड़ी और उन्होंने कहा आप इकॉनमी को लिबरलाइज करिए. देन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था. 1989 से लेकर 1991 तक जो गवर्नमेंट्स आई हमारी, जनता दल BJP कॉम्बिनेशन हो या चंद्रशेखर गवर्नमेंट हो, उन्होंने कंट्री के प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया. सोशल अनरेस्ट था, कभी रिजर्वेशन को लेके, कभी मंदिर मस्जिद को लेके. इकॉनमी पैरालाइज हो गई. कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई. तो अब हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, लेकिन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं थी. तो इस वजह से मजबूरी बन गई कि अब इकॉनमी को खोला जाए. PSUs की काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस थी और हम PSUs पे डिपेंडेंट थे. PSUs देश का भला नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किए दे रहे थे. देयर वॉज वेरी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट वॉज हाईली इनएफिशिएंट, क्योंकि PSUs में कोई इंसेंटिव नहीं था ग्रोथ का, प्राइवेट सेक्टर बढ़ नहीं सकता था. देयर वर इनएफिशिएंसीज. आप ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, वर्ल्ड बैंक, IMF, जिनके पास जब कंट्री गया हेल्प के लिए, तब उन्होंने हमसे कहा कि आप इकोनॉमी लिबरलाइज करिए, इतना PSUs पे डिपेंडेंट मत करिए, ये आपके रिसोर्सेज को ड्रेन आउट कर रहे हैं. जो पॉलिसीज़ थी उसमें स्टेबलाइजेशन था कि पहले कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इतना गड़बड़ाया हुआ उसे स्टेबलाइज किया जाए, प्राइसेस को अंडर कंट्रोल किया जाए. सेकंड पार्ट वाज रिफॉर्म, जिसमें आपका आ गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब इकॉनमी को आप इजी करिए, जो हर चीज़ अंडर कंट्रोल थी उसको लिबरलाइज करिए. इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरलाइज करिए, लाइसेंस राज हटाइए. हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ के लिए परमिट चाहिए था. कभी रेडियो और साइकिल रखने के लिए परमिट चाहिए था हमारे कंट्री में, वो हटाइए. फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाइए. फाइनेंशियल सेक्टर में मल्टीनेशनल बैंक्स आई. टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रेट कभी बहुत ज़्यादा हाई था. एक टाइम ऐसा था कि अगर कोई 10 लाख कमाता था तो उस पर 10,05,000 का टैक्स लगता था. तो उससे ब्लैक मनी कंट्री में बढ़ रहा था. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे कंट्रोल था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कंट्रोल था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी कंट्रोल था. हर चीज़ जब कंट्रोल रहेगी तो नेचुरली करप्शन आएगा. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, देन डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. पहले क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बड़ी इंडस्ट्री से, बड़ी इंडस्ट्री को मल्टीनेशनल से बचाया गया था. अब उन्होंने कहा आप सारे सेक्टर सबके लिए खोल दीजिए, कंपटीशन होने दीजिए. देन प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें. देन कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करिए. कैपिटल गुड्स नहीं होंगे तो आप प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे, मशीनरी नहीं होगी तो. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में जो RBI का रोल था पहले काफ़ी कंट्रोल का था. बैंक्स
प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1969 और 1980 में। अब उन्होंने कहा आरबीआई का जो रोल होगा केवल बैंकिंग को फैसिलिटेट करना होगा, रेगुलेशन नहीं होगा। प्राइवेट बैंक्स लाई गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया। देन पहले जो हमारी जो बैंक्स थी उनको भी ईजिली नई ब्रांचेस खोलने की परमिशन नहीं दी जाती थी। 1991 के बाद उनका ब्रांच नेटवर्क काफ़ी फैलाया गया, जिससे कि कंट्री में बैंकिंग फैसिलिटी बढ़े। बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ेगी तभी आपका बिजनेस डेवलप कर पाएगा। देन टैक्स रिफॉर्म या फिस्कल रिफॉर्म। टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा थे, उनको कम किया गया धीरे धीरे। इनडायरेक्ट टैक्स ईजी किए गए, डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल्स टैक्स, वैट, और अब जीएसटी आ चुका है तो उसको ईजी किया गया। टैक्स पेइंग प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसको ईजी किया गया। रिसेंटली गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में पहले जो रुपये की वैल्यू थी डॉलर के अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, तो आर्टिफिशियली हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग रखी गई थी। इस वजह से इंपोर्ट ज़्यादा ईजिली हो जाते थे। 1991 में इन अ सिंगल डे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपये को 20% डिवैल्यू कर दिया। जब रुपये वीक हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट्स को हेल्प मिली, इंपोर्ट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हुए। 1991 से पहले जो फॉरेन एक्सचेंज था वो उसका रेट कंट्रोल था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। 1991 के बाद मार्केट फोर्सेस का ज़्यादा रोल होने लगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने में, तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी आ गई हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट में। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो इसमें कोटा सिस्टम था कि कोई भी इंपोर्ट कर रहा है तो सर्टेन अमाउंट तक ही इंपोर्ट कर सकता था। लाइसेंसिंग थी, एक्सपोर्ट के लिए भी लाइसेंसिंग थे। फिर धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम को हटाया। कुछ कमोडिटीज़ पे रह गया जैसे एसेंशियल कमोडिटी, फूड आइटम्स, मेडिसिन्स, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों पे हटा दिया। टैरिफ रेट्स, कभी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई होती थी, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी कम की उन्होंने। लाइसेंसिंग प्रोसीजर, इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग प्रोसीजर ईजी किया गया। पहले अब लाइसेंसिंग प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड था तो करप्शन बहुत था, इस वजह से जो भी इंपोर्टेड गुड्स थे बहुत महंगे पड़ रहे थे। तो जब लाइसेंसिंग को लिबरलाइज किया गया, कंपटीशन आ गया उसमें। एक्सपोर्ट पे भी कभी ड्यूटी लगा करती थी, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हों, पर 91 की पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को एनकरेज करना शुरू किया। एक्सपोर्ट पे ड्यूटी हटा दी, कुछ केसेस में एक्सपोर्ट पे सब्सिडी भी दी गई। 1950s की इकोनॉमिक पॉलिसी में सब कुछ पब्लिक सेक्टर में किया गया था, सब गवर्नमेंट कंट्रोल में था, लेकिन 1991 की पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया। गवर्नमेंट के PSUs प्राइवेट सेक्टर में डाले गए, कई जगह प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ईजी किया गया, कई जगह PSUs की कुछ शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर में दी गई। प्राइवेट सेक्टर में आने के क्या फ़ायदे हुए? सबसे पहले तो एफिशिएंसी बढ़ी मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया, डेफिसिट गवर्नमेंट का कम हुआ, गवर्नमेंट का जो पैसा बर्बाद होता था PSUs के लिए वो बच गया, कंपटीशन बढ़ा इकॉनमी के अंदर। देन प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर आया, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर बढ़ा। लेकिन कुछ नेगेटिव भी थे, एक सोशल इंटरेस्ट को निगलेक्ट किया गया प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ प्रॉफिट देखा गया, सोशल वेलफेयर नहीं। कई बार गुड्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नया कोई गुड लेके आया या मोनोपोली टाइप की हुई तो उन्होंने, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी प्राइस इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल के तो काफ़ी कम रखती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आया तो मार्केट डिटरमिनेंट प्राइस हुई तो उससे प्राइस बढ़ भी गई। कुछ चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली आई, उसका आज हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और किस तरह से रिलायंस जियो ने एक मोनोपोली ऐसी सिचुएशन कर ली है। फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर ने कभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पे जोर नहीं दिया, प्रॉफिटेबिलिटी पे जोर दिया। PSUs एम्प्लॉयमेंट पे जोर देते थे। ये कुछ नुकसान है प्राइवेटाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन में इंडियन इकॉनमी का वर्ल्ड इकॉनमी के साथ इंटीग्रेशन, हमारा ट्रेड बढ़ना, हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ना, हमारी टेक्नोलॉजी उनके साथ इंटीग्रेट होना। क्योंकि जब हम वर्ल्ड इकॉनमी से कटे हुए थे, केवल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे हो गए, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे थे, वर्ल्ड ट्रेड में हमारा हिस्सा नेग्लिजिबल हो गया था। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पे वर्ल्ड लेवल पे आ गए, इन्वेस्टमेंट्स होने लगे, हमारे इन्वेस्टमेंट बाहर होने लगे, बाहर के लोगों के इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने लगे, तो इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट हो गई। ग्लोबलाइजेशन में क्या था? राइज इन इक्विटी लिमिट पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया, जो लिमिट थी पहले 40% थी, कहीं 0 भी थी, वो 51% तक की गई कुछ केसेस में। रुपी वीक किया गया जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, इंडियन रुपी को ईजिली कन्वर्ट किया गया डॉलर के अगेंस्ट।
फॉरेन ट्रेड से कंट्रोल हटाए गए, टैरिफ को मॉडिफाई किया गया। टैरिफ मीन्स जो टैक्सेस लगते थे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट के, उनको मॉडिफाई करके इजी किया गया। टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट इजी किए गए जिससे हम ईज़िली बाहर से टेक्नोलॉजी ला सकते थे। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, वर्ल्ड ट्रेड में हमारा हिस्सा बढ़ा, इंडिया की टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंडिया में मल्टीनेशनल्स आई, बेटर प्रोडक्ट मिले, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीज़नेबल प्राइस मिले, फैक्ट्रीज़ लगी, जॉब्स भी बढ़े। लेकिन इसका कुछ नेगेटिव भी है। ग्लोबलाइजेशन मेनली डेवलप कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा कर रहा था कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री। देन अमीरी गरीबी की खाई बहुत बढ़ गई। जो लोग मल्टीनेशनल्स के साथ जुड़ गए बहुत आगे बढ़ गए, बाकी पीछे रह गए। इसमें भी जो वेलफेयर था, मासेस का वेलफेयर नहीं हो पाया, कुछ क्लासेस का वेलफेयर ज़्यादा हुआ। देन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मीन्स बिजनेस का वो हिस्सा आप किसी बाहर वाले से कराते हो। जैसे अब बहुत सी कंपनी ने अपना फाइनेंस का, कॉल सेंटर का, इस तरह की चीज़ें बाहर की कंपनी का आउटसोर्स कर रखी हैं। बहुत सी कंपनी अपनी रिसर्च बाहर वाली कंपनी से कराती हैं। बहुत सारी कंपनी अपना ह्यूमन रिसोर्स बाहर वालों से कहती हैं आप हमारे लिए हायर करके दो। तो ये सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग में आती हैं। तो इंडिया आउटसोर्सिंग के लिए एक बड़ा मार्केट इसलिए बना क्योंकि इंडिया में इंग्लिश स्पीकर्स काफ़ी थे। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे कम होती की कॉस्ट कम होती चली गई, तो इंडिया में काफ़ी इजी हो गया कॉल सेंटर, बीपीओ, केपीओ वगैरह रखना। गुड़गांव और उसके आसपास आप देखिए कितना ज़्यादा आउटसोर्सिंग का हब है। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO और GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इस पे 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 1995 में हुई थी, आई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसने GATT को सक्सीड किया था। GATT 1948 में आई थी। LPG पॉलिसी से हमें क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदे हुए? सबसे पहले इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ गई। देन ग्रोथ एग्रीकल्चर की कम बढ़ी, इंडस्ट्री और सर्विसेज की कहीं ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो इस वजह से अगर आप देखें तो आज सर्विसेज का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। सर्विसेज ऑलमोस्ट 55% है, इंडस्ट्री 30% के आसपास है और एग्रीकल्चर अराउंड 15% है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज था। एग्रीकल्चर में कभी जब कंट्री आज़ाद हुआ था 75-80% था, आज केवल 15% रह गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के काफ़ी बढ़ते चले गए। कंट्री के एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़े, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ गया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो रहा था वो भी हमारा कंट्रोल में आ गया। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी थे। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहा। GDP तेज़ी से बढ़ी लेकिन उस हिसाब से हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए, पहले ग्रीन रेवोल्यूशन चला, लेकिन तब हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा किया। लेकिन LPG पॉलिसी आने के बाद एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया गया, उस हिसाब से हमारा एग्रीकल्चर नहीं बढ़ पाया। और कई चीज़ों में क्या हुआ, जब आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो डोमेस्टिक इकॉनमी में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इंडस्ट्री एक बार तो तेज़ी से बढ़ी, लेकिन फिर क्योंकि कंट्री सर्विसेज पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था तो हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। जिस तरह से हमने देखा, हम और चाइना एक साथ प्रोग्रेस करना शुरू हुए थे, आज चाइना पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहा है और हम कुछ चाइना से ख़रीद रहे हैं, हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। डिसइन्वेस्टमेंट हुआ जिसमें काफ़ी सारे PSUs प्राइवेट हाथों में बेच दिए गए। PSU में बहुत सारी वैल्यू थी, उनके पास लैंड बैंक था, काफ़ी मशीनरी थी, काफ़ी रिसोर्सेज थे, वो कौड़ियों के भाव कई केसेस में प्राइवेट सेक्टर को बेचे गए। कई बार फिस्कल पॉलिसीज़ भी आपकी इनफेक्टिव रही, अमीरी गरीबी की खाई नहीं कर पाई, कम कर पाई वो। LPG पॉलिसी आने से इनइक्वालिटी बहुत बढ़ी। तो ये आपका चैप्टर था LPG का, इसको आप ठीक से पढ़िएगा, इजी चैप्टर है। लिबरलाइजेशन मीन्स इकॉनमी को ओपन करना, रूल्स ईजी करना। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में देना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वर्ल्ड इकॉनमी के साथ इंडियन इकॉनमी का इंटीग्रेशन। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो आप बार बार देखें। राधा बहुगुणा बुक ले लीजिए, उसके एंड में जो क्वेश्चन दिए हैं 1-2 मार्क्स के, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड में भी जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको भी आप ध्यान से करिए और काफ़ी अच्छा आप प्रिपेयर कर लेंगे और इस चैप्टर से मार्क्स ले लेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता।